मोल कंसेप्ट में हमें पढ़ना क्या है बच्चों? दो तीन बातें यहाँ पे पढ़नी है मोल कंसेप्ट में। सबसे पहले मोल, एक मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। इतना इसका नंबर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक डजन होता है, उसका नंबर 12 होता है। एक सेंचुरी होता है, इसका नंबर 100 होता है। वैसे ये मोल यहाँ पे बड़ा नंबर है, बहुत बिग नंबर है, बिगर नंबर है। बिगर नंबर क्यों यूज करना है? क्योंकि हम बहुत स्मॉल पार्टिकल को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, एटम से, आयन से। इनकी साइज बहुत ही छोटी होती है बच्चों, बहुत ही छोटी साइज होती है। तो यहाँ पे छोटी साइज मतलब यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एक प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास लगभग 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। समझ रहे? तो अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो यहाँ पे कितना होता है? 1/1837 टाइम्स लेस होता है, लेस होता है, टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो भी मास है उसके 1/1837 टाइम्स कम होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो जब भी हम एटम का स्टडी करते हैं, एटम का जब भी स्टडी करते हैं, तो एटम के अंदर यहाँ पे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या? कि उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज। किसी भी एटम की बात करें हम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। इसलिए यहाँ पे चार्ज जो है वो किसी भी एटम के ऊपर बोला जाए तो जीरो होता है। किसी भी एटम का चार्ज है तो जीरो। यदि कोई एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एटम यहाँ पे जो बात करते हैं एटम की मास की, तो एटम का मास यदि हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो एटम का मास जब भी हम देखते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की यहाँ पे हम एडिशन करते हैं, तो इसको बोला जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के अंदर यहाँ पे एडिशन करना होता है, और यहाँ पे आपको एटॉमिक मास बोलना है। अभी फिलहाल आपको और एक बात पता होनी जरूरी है बच्चों लोग, एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है और एक यू के बराबर होता है। तो एक यू का मास, एक प्रोटॉन का मास यहाँ पे जो है वो इतना ग्राम होता है। तो इसके बाद ये ध्यान में रखो कि इतना मास जब भी आएगा तो उसको आप एक यू बोलो। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, एक प्रोटॉन जो है एक यू के बराबर हो जाता है, एक न्यूट्रॉन एक यू के बराबर हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है यू में तो वो इतना होता है। तो हमें किसी भी एटम के अंदर कितने यू है वो पता करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यू का पता करना है, तो यहाँ पे या प्रोटॉन का जितने प्रोटॉन है उतने यू, जितने न्यूट्रॉन है उतने यू। तो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सीधी यहाँ पे एडिशन करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन करो, यहाँ पे नंबर ऑफ यू का पता चलेगा। यू मतलब ए एम यू, ए एम यू, एक यू एक एम के बराबर होता है। ठीक है, तो एक यू एक ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम मास जो एक्सप्रेस करते हैं वो या तो यू में एक्सप्रेस करते हैं, नहीं तो एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास की जब भी बात करेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एडिशन लगा के वहां पे यू साइन लगाएंगे, यू वैल्यू आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको 11 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देंगे मतलब कैलकुलेशन के अंदर नहीं लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11U, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12U, तो यहाँ पे टोटल जो मास आएगा वो आएगा 23U। तो ये मास जो है उसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इसका मतलब है मास ऑफ वन सोडियम एटम, मास ऑफ वन सोडियम एटम। एक सोडियम एटम का मास है, एक सोडियम एटम का मास है। तो यदि आप इसको एटॉमिक मास बोलोगे, इसको आपको बोलना है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है एटॉमिक मास है। और यदि एटॉमिक मास को यहाँ पे हम 23 इंटू यहाँ पे यू की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल मास ग्राम। तो ये हो जाएगा लगभग कितना, देख सकते हैं यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻², यहाँ पे 23 को मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल मास सोडियम का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.66, तो ये हो जाएगा लगभग 38.18 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो जाएगा मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ वन सोडियम। तो दिस इज द मास ऑफ वन सोडियम एटम। ऊपर भी एक ही सोडियम एटम है, नीचे भी एक ही है, खाली ऊपर का मास यू में एक्सप्रेस किया है और नीचे का मास ग्राम में एक्सप्रेस किया है। तो इस वाले मास को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल मास बोलते हैं, एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास और एटॉमिक मास यहाँ पे दोनों भी एक एक के लिए होते हैं, हमेशा सिंगल के लिए होते हैं। मास ऑफ वन सोडियम एटम को एक्चुअल मास बोलते हैं और यहाँ पे मास ऑफ वन सोडियम एटम को यू में यहाँ पे लिखा तो एटॉमिक मास बोलना है। तो एक्चुअल मास और एटॉमिक मास एक सिंगल स्पीसीज के लिए डिनोट किया जाता है, सिंगल स्पीसीज। तो एक सोडियम एटम, एक पोटेशियम एटम या एक CH4 मॉलिक्यूल, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल मास को हम निकालना है, तो जो भी एटॉमिक मास है उसको वहां पे 1.6 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो एक्चुअल मास। अभी उसके बाद यहाँ पे एटम के बाद हम मॉलिक्यूल को देखते हैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मान के चलो कि आपके पास CH4 मॉलिक्यूल है, आपके पास NH3 मॉलिक्यूल है, आपके पास CO2 मॉलिक्यूल है, आपके पास H2 मॉलिक्यूल है। तो अभी इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एडिशन करें तो 12, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है 4 है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एडिशन करें, यहाँ पे 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहे, और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक यू के बराबर होता है तो इसको एक 16U बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 17U बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के यहाँ पे 16 16 मतलब 32 हो जाएगा, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 44 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 44U। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ पे आपको बोलना है 2U। क्लियर है बच्चों लोग। तो ये हो गए, इस मास को आपको बोलना है मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास, आपको इसको बोलना है मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास को और एटॉमिक मास को ऑलवेज यू के अंदर एक्सप्रेस करना है बच्चों लोग, ऑलवेज यू के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो ये होते हैं सिंगल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास उसको हम मॉलिकुलर मास बोलते हैं, मॉलिकुलर मास। एक सिंगल मास, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास को आपको मॉलिकुलर मास बोलना है, ठीक है। इसके अंदर किसी को कुछ दिक्कत है तो बोल दीजिए। हाँ, अभी यहाँ पे आपको मॉलिकुलर मास को एक्चुअल मास के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअल मास के अंदर यदि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल मास के अंदर आपको सीधा ये कैलकुलेशन करना है, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये एक्चुअल मास आएगा। तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे हम करेंगे 16 इंटू 1.66, ये कैलकुलेशन आ रहा है लगभग 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक CH4 का मास है, एक CH4, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे
17 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, 17 इंटू 1.66, ये कैलकुलेशन आएगा आपका 28.22 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये कैलकुलेशन करेंगे 44 इंटू 1.66, तो यहाँ पे आएगा आपका 73.04 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यहाँ पे आपको 2u है, तो यहाँ पे आपको 2 इंटू 1.66, तो यहाँ पे आएगा आपका 3.32 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है एक सिंगल स्पीसीज के मास है ग्राम के अंदर, और ऊपर का जो मास है वो सिंगल स्पीसीज का ही है, बट वो यू यूनिट लगाया वहां, जैसे कि हम ग्राम और केजी यहाँ पे यूनिट लगाते हैं, वैसे यहाँ पे यू एक यूनिट है, ग्राम एक यूनिट है, तो यू ये भी मास है, ग्राम ये भी मास है। तो ये यू में एक्सप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बोलो, ग्राम यहाँ पे यू का कन्वर्जन ग्राम में करो, 16 इंटू यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, जो कैलकुलेशन आया जिसको हम एक मॉलिक्यूल का मास बोलेंगे ग्राम के अंदर। पॉइंट क्लियर है, एक्चुअल मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी देखो एक्चुअल मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, ये सबसे बात पता होना जरूरी। ये दोनों भी सिंगल स्पीसीज का मास है, कि मॉलिक्यूलर मास और जो हम बोलते हैं कि मोलर, आगे देखेंगे हम, ये मॉलिक्यूलर मास जो है या सिंगल मास ऑफ सिंगल स्पीसीज जो है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअल मास, तो मॉलिक्यूलर मास को एक्चुअल मास के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो एक्चुअल मास को हम मॉलिक्यूलर मास के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्चुअल मास को हम मॉलिक्यूलर मास के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको कैसे करना होगा बच्चों, आप एक्चुअल मास डिवाइड बाय actual mass of any molecule या any compound डिवाइड बाय, यहाँ पे आप बोलेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये जो मास है वो कार्बन का 12 नंबर का हिस्सा है, मास ऑफ कार्बन, मतलब मास का, कार्बन का जो मास है उसके 12 इक्वल हिस्से हमने किए थे, उसमें से एक हिस्से का मास यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक्चुअल मास भी ग्राम के अंदर होता है और ये नीचे भी ग्राम है, तो ये जो मास बनता है उसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, या क्योंकि एक्चुअल मास भी ग्राम के अंदर है और यहाँ पे नीचे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ यू का पता चलेगा, नंबर ऑफ यू का पता चलेगा, कितने यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 26.56 इंटू 10⁻⁻24 को यदि 1.66 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 28.22 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को यहाँ पे 1.66 से डिवाइड करेंगे तो 17 यू आएगा। तो यहाँ पे आपको इसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर ये वाला पार्ट फिक्स होता है, ये वाला पार्ट जो है वो कार्बन का 12वां हिस्सा है, मास का 12वां हिस्सा, कार्बन का जो भी मास है उसका 12 नंबर का हिस्सा यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो कार्बन के मास को हमें यहाँ पे 12 हिस्से करने हैं, 12 हिस्से करने मतलब उसको ऐसा तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, तलवार से काटना नहीं है, उसको इमेजिन करना है। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे सर इसको कैसे काटे, काटना नहीं है, काटना मतलब यहाँ पे उसको इक्वल डिवाइड करना है, उसको इक्वल हिस्से करने हैं 12। तो यहाँ पे फिर एक हिस्सा उसमें से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो वो हिस्सा यहाँ पे एक्चुअल मास को डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें यू का पता चलता है कितने यू है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे समझना है। तो अभी दो मास हमारे खत्म हुए, एक तो मॉलिक्यूलर मास और दूसरा एक्चुअल मास। अभी तीसरा बात है बच्चों लोग मोलार मास। अभी मोलार मास मतलब क्या होता है, अभी मोलार मास, मोलार मास, मोलार मास में क्या होता है कि यहाँ पे हमें कि यहाँ पे 6.023 इतने सारे मॉलिक्यूल को लेना होता है, एटम ले लो या मॉलिक्यूल ले लो, एटम है या मॉलिक्यूल है। तो मान के चलो कि आपके पास सोडियम है, आपके पास एक सोडियम है, एक सोडियम का मास कितना है अभी 23 इंटू 1.66
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक सोडियम का मास है कि नहीं ग्राम के अंदर। तो हमारे पास मान के चलो कि 1 मोल सोडियम है, 1 मोल हमारे पास सोडियम है। 1 मोल सोडियम मतलब कितने, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने सारे सोडियम है। तो इतने सारे सोडियम का मास कितना रहेगा बच्चों, तो इतने सारे सोडियम का मास हमें यदि निकालना है, एक सोडियम का मास पता होना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, एक सोडियम का मास यहाँ पे कितना आएगा। तो ये कैलकुलेशन करो बच्चों लोग, ये कैलकुलेशन हमें क्या बताएगा, देखो ये कैलकुलेशन आप करो, ये कैलकुलेशन आएगा 23 ग्राम। मतलब ये आएगा 1 मोल सोडियम का मास, 1 मोल सोडियम का मास। तो इसका मतलब क्या है, एक सोडियम का मास 23U है, बट 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम है। ये समझना है। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल सोडियम है, यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर इतने सोडियम है, मतलब यहाँ पे इतने सारे सोडियम, इतने सारे सोडियम यहाँ पे इतना मास देगा। और यहाँ पे खाली एक सिंगल सोडियम है, सिंगल यहाँ पे सोडियम है, इस वो देगा 23U, और ये देगा 23 ग्राम। 23 ग्राम बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा है। ये 23U बहुत कम है, 23U मतलब इतना ग्राम, देखो 23U मतलब यहाँ पे इतना ग्राम होता है। एक सोडियम, जैसे कि 1 डजन पेन और एक पेन में डिफरेंस है, वैसे यहाँ पे एक सोडियम और 1 मोल सोडियम, इनमें बहुत फर्क है। भले ही यहाँ पे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लगे आपको, कि यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। कौन से, 23 को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, 23U को। यहाँ पे 23U इज एटॉमिक मास, और यहाँ पे जो 23 ग्राम है उसको हमें यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं बोलना है, क्योंकि वो एक एटम का मास नहीं है बच्चों, वो तो 1 मोल का मास है, उसको हम बोलेंगे मोलार मास। तो ये 23 ग्राम जो है उसको हम बोलते हैं मोलार मास। तो आप बोलेंगे सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है ना, जैसे कि एक केले का मास और 1 डजन केले का मास, फर्क है ना, बहुत ज्यादा फर्क है, एक केले का मास और 1 डजन केले का मास। वैसे यहाँ पे 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम है, और एक सिंगल सोडियम का मास 23U है। 23U ये बहुत ही कम मास है, बहुत ही कम, बट वो यहाँ पे कम जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा ज्यादा दिखने के लिए यहाँ पे यू के अंदर इसको एक्सप्रेस किया है। तो हमेशा ध्यान में रखो। एक एग्जांपल मॉलिक्यूल का लेता हूँ, मान के चलो कि मेरे पास एक CH4 मॉलिक्यूल है, एक CH4 मॉलिक्यूल है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 16U लिखूंगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने CH4 है, सिंगल CH4 मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक ही मॉलिक्यूल है। यदि मेरे पास 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल है, तो फिर उसका मास कितना रहेगा बच्चों लोग, बोलो फटाक सा भी। यहाँ पे 1 मोल CH4 का मास कितना रहेगा, 16 ग्राम रहेगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं CH4 का भी, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल मतलब इतने सारे CH4। अभी एक CH4 का मास कितना है, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कैलकुलेशन करो, आखिर वो आएगा 16 ग्राम, ये आएगा 16 ग्राम, 16 ग्राम आएगा। ये कैलकुलेशन आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, ये आएगा 16 ग्राम। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 15.99 ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, तो आप आपको 16 ग्राम मानना है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो 16 ग्राम है उसको हम कौन सा मास बोलेंगे, इसको हम मोलार मास बोलेंगे, क्योंकि मोल का मास है। बात समझ में आए। तो एक बात यहाँ पे फिक्स होगी कि एटॉमिक मास और मोलार मास दिखने के लिए यहाँ पे सेम होते हैं। ये आपका, इसको हम मॉलिकुलर मास बोलेंगे, 16 ग्राम को हम कौन सा मास बोलेंगे, मॉलिकुलर मास बोलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिकुलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मॉलिकुलर मास मॉलिक्यूल का होता है, एटॉमिक मास एटम का होता है, बट दोनों का मोलार मास जो है वो ग्राम के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेस करो, कि 23 एटॉमिक मास है ना, 23U, तो यहाँ पे 23 ग्राम लिखो। यहाँ पे यदि 16U है मॉलिकुलर मास, तो उसका मोलार मास 16 ग्राम लिखो। बट यदि आपको पूछा जाता है कि एक CH4 का मास कितना है ग्राम में, एक CH4 का मास ग्राम में आपको पूछा है, यहाँ पे एक CH4 का U में मास पता है, उसका ग्राम में मास कितना आएगा,
16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये बताना है। समझ रहे? तो ये एक CH4 का मास है, एक CH4, एक सिंगल CH4 का मास ग्राम के अंदर, और ये एक CH4 का मास है U के अंदर, U के अंदर। तो इसको पहले समझ लो, क्योंकि ये एक का एक मोल के साथ कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें, बहुत बड़ा डिफरेंस। एक केला और एक डजन केले में बहुत डिफरेंस है। वैसे यहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज और एक मोल स्पीसीज, इनमें बहुत डिफरेंस है। समझ में आ गया? यहाँ पे एक नोट लिखेंगे बच्चों लोग, नोट एकदम इंपॉर्टेंट है। नोट क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो समझना है कि यहाँ पे एटॉमिक मास एंड मोलर मास आर न्यूमेरिकली ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम होती है। एटॉमिक मास यहाँ पे देख सकते हैं, एटॉमिक मास 23 U है। यहाँ पे मोलार मास देख सकते हैं मोलार मास 23 ग्राम है। न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम है बच्चों। मोलार मास और एटॉमिक मास न्यूमेरिकली सेम है। समझ रहे ना? यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट 1। अभी यहाँ पे पॉइंट 2 क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास एंड मोलार मास आर न्यूमेरिकली सेम, न्यूमेरिकली सेम, वो न्यूमेरिकली सेम होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 20, यहाँ पे देख सकते हैं 16U एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 16 ग्राम एक मोल का मास है। तो 16 न्यूमेरिकली सेम है, खाली यहाँ पे यूनिट अलग है उनकी। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट U है और मोलार मास यहाँ पे ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर। समझ रहे ना? मतलब इतना ग्राम एक मोल का मास। तो मोलार मास को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? मोलार मास जो होता है, मोलार मास कितना ग्राम एक मोल के पीछे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मोलार मास को हम यहाँ पे लिखेंगे कितना ग्राम एक मोल के पीछे। तो इसको बोला जाता है मोलार मास। मोलार मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल यहाँ पे ध्यान में रखो, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलार मास। ठीक है? और रिलेटिव एटॉमिक मास भी वैल्यू वही आएगी आपकी। रिलेटिव एटॉमिक मास हो या एटॉमिक मास हो या आपका मोलार मास हो, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आएगी, न्यूमेरिकली सेम, ऑलवेज सेम रहेगा, सेम। रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलार मास ये ऑलवेज न्यूमेरिकली सेम होते हैं, इसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। क्या हमें कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास पता है और हम बोल रहे हैं कि सर कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, सर कार्बन के एक मोल का मास कितना है, पूछने की जरूरत नहीं। यदि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास 12 दिया है तो एटॉमिक मास 12, मोलार मास 12 ग्राम। समझ रहे बच्चों लोग? पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, मास के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बच्चों लोग, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करेंगे। इसके बाद मोल कंसेप्ट का कोई नहीं बोलेगा सर इस टॉपिक की रिवीजन, ठीक है? क्योंकि अभी आपको सेकंड टाइम रिवीजन चल रही है, तो उसके अंदर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल दीजिए, ठीक है? अभी इसके बाद हम क्या देखते हैं बच्चों लोग कि हम यहाँ पे मोल्स को कैलकुलेशन करेंगे, मोल्स टू कैलकुलेट मोल्स। तो अभी मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों लोग, क्योंकि फिर से पीछे आना मतलब फिर से टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा सा रिवीजन जो होता है थोड़ा सा फास्ट हम ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़े से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मतलब आप थोड़ा सा फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अभी स्क्रीनशॉट के लिए टाइम आपको अलग सा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो, अभी स्क्रीनशॉट के लिए पीछे वाले स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहे हैं, फटाक सा सेकंड स्क्रीनशॉट निकलना है, आगे जाएंगे हम। ये हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है बच्चों लोग, 3 मिनट बचे हमारे।
चलो ले लो सेकंड स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो इसको Yes, sir. यहाँ Yes, से sir. आगे एक बार फिर से ले लो। हाँ, इसको एक पन्ने पे बिठाओ अभी पूरा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मोलार मास का फंडा चल रहा है अभी। इसको एक पेज पे बिठाओ। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। हाँ, ले लो यार, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं या यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास आर न्यूमेरिकली सेम, सेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे सोडियम का ले तो यहाँ पे एटॉमिक मास 20, रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक मास 23 यू है और 23 ग्राम ये मोलार मास। तो ये मोलार मास, ये एटॉमिक मास और यहाँ पे ये रिलेटिव एटॉमिक मास, तीनों मास यहाँ पे सेम है। तो हर एक के लिए मतलब यहाँ पे आप CH4 भी देखेंगे, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास के बदले में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका 16 आएगा। यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपका 16 ये आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे आपका मोलार मास, तो ये भी आपका 16 आएगा। खाली यहाँ पे यू लगाना है, यहाँ पे ग्राम लगाना है, और यहाँ पे यूनिट लेस है। ठीक है, क्योंकि वो रेशो है ग्राम का, तो यू रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तीनों वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी, खाली यूनिट अलग रहेंगे, यूनिट को समझना पड़ेगा, यूनिट को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं वैल्यू तो सेम है बट यूनिट अलग है। ठीक है, बट ये रिलेटिव एटॉमिक मास और ये एटॉमिक मास ये सिंगल के लिए होते हैं, एक सिंगल स्पीसीज के लिए होते हैं। सिंगल रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये सिंगल स्पीसीज के लिए होते हैं, एक सिंगल स्पीसीज के लिए। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर इतने के लिए होता है, इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। ये एवोगाड्रो नंबर है इसके अंदर। ठीक है, 23 ग्राम के अंदर एवोगाड्रो नंबर इतने सोडियम है और 16 ग्राम के अंदर एवोगाड्रो नंबर इतने CH4 है। ठीक है, बट 16U के अंदर कितने CH4 है, तो एक CH4 है। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेशन करने के तीन फॉर्मूलेज है। हम यदि आपको मास ऑफ कंपाउंड पता है, मास ऑफ कंपाउंड पता है, किसी कंपाउंड का मास पता है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालेंगे। उसका जो गिवन मास है, कंपाउंड का जो भी मास दिया जाएगा, मास गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास, मोलार मास। तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी यदि मास पता है तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे आप। किसी कंपाउंड का मास दिया है आपको, तो मास से मोल निकालेंगे। ठीक है, मास से मोल निकालेंगे। यदि मास पता करना है तो फिर यहाँ पे मास को पता करना है, तो मोल्स इनटू मोलार मास, मोलार मास। तो यहाँ पे आपका जो मास ऑफ कंपाउंड आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख के देता हूं। ठीक है, तो यदि मोल पता है, मोलार मास पता है, तो गिवन मास निकाल सकते। यदि गिवन मास पता है, मोल या मोलार मास पता है, तो यहाँ पे मोल निकाल सकते। यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर पता है आपको, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का नंबर पता है। ऊपर क्या पता था, मॉलिक्यूल का मास। अब यहाँ पे आपको नंबर पता है,
यहाँ पे नंबर से नंबर ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नंबर मतलब मोल एक नंबर है ना, तो यहाँ पे गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, इतना होता है। तो यहाँ पे आपको मोल पता है और एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप गिवन नंबर भी पता कर सकते हैं, गिवन नंबर भी पता कर सकते हैं। तो मोल पता है, एवोगाड्रो नंबर फिक्स है, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर का पता चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूले वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए यूज कर सकते हैं। बट तीसरा फॉर्मूला जो है वो खाली यहाँ पे गैस के लिए यूज करना है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ गैस आपको यदि दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, तो गैस से मोल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गिवन वॉल्यूम लिखेंगे, जो आपको वॉल्यूम दिया है गैस का, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, और ये लीटर में लिखेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स का पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको यदि मोल पता है तो उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वॉल्यूम का पता चलेगा गैस। तो ये खाली फॉर्मूला जो है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक्ट हो रहा है और ओनली फॉर गैस के लिए। तो मोल के तीनों फॉर्मूले यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों फॉर्मूले क्लियर है बच्चों लोग? तो देखो यहाँ पे तीनों Yes, फॉर्मूले, sir. तीनों फॉर्मूले, तो ये बार बार हमें लगने वाला है। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में फिर से मोल यहाँ पे आने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, तो वहां पे भी मोल आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा एक बार फिर से। रिडक्स में भी जाएंगे तो भी वहां पे मोल फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो मोल आपका बहुत बार रिवाइज होने वाला है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेश मोल यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझना क्या है बच्चों, कि यहाँ पे हम बोल रहे थे कि अभी मोल को हमने निकाला, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म यहाँ पे देखेंगे, मोल्स कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ये जो टर्म है ये ओनली फॉर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए होती है बच्चों। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे सोलूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनता है। तो हम यहाँ पे जो मोल्स निकालते हैं वो सोलूट के मोल, तो इसको 2 सबस्क्रिप्ट यूज करना है, इसके लिए 1 सबस्क्रिप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे हम मोल्स ऑफ सोलूट के लिए N2 बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए N बोलेंगे और सॉल्यूशन के मोल के लिए N बोलेंगे, या कैपिटल N भी बोल सकते हैं, स्मॉल n ही बोलेंगे। कैपिटल N को हम नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम N बोलेंगे, सॉल्यूशन के मोल को हम N बोलेंगे। तो ये N1 प्लस N2 इज इक्वल टू सोल्यूशन के मोल होता है। तो फिर यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा बच्चों लोग, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सोलूट, गिवन मास ऑफ सोलूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सोलूट, मोलार मास ऑफ सोलूट। तो गिवन मास को हम W2 बोलेंगे, मोलार मास ऑफ सोलूट को M2 बोलेंगे। तो N2 का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों लोग W2 बाय M2। इसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। सोलूट के मोल कैसे निकालेंगे, आखिर फॉर्मूले वही है हमारे, खाली यहाँ पे 2 साइन लगा रहे हैं सोलूट के लिए। और यहाँ पे N1 क्या हो जाएगा, देखो N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा N1 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए हम 1 सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू यहाँ पे W1 डिवाइड बाय M1। तो ये हमारा सॉल्वेंट का मोल निकालने का फॉर्मूला होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों के मोल यहाँ पे अलग अलग हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो मोल को कैसे निकालना है तो उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे थोड़ा सा खाली कुछ 1 2 ऐसे सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन से, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारे, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी है। तो ये 3 कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, ये 3 कॉन्सेंट्रेशन है, एकदम इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद बाकी के भी कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि पीपीएम है, उसके बाद वेट बाय वेट है, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम है, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या उसके बाद स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का भी यहाँ पे हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला, स्ट्रेंथ भी यहाँ पे क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम ही होता है, बट यहाँ पे डब्ल्यू जो होता है वो ग्राम के अंदर होता है और वॉल्यूम जो है लीटर के अंदर होता है। और यहाँ पे परसेंटेज है, ये परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, वन बाय वन देखेंगे आप। पहले पहले तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जो हमें हर टॉपिक में लगते हैं, ये वाले तीनों फॉर्मूले हर टॉपिक में लगते हैं, तो पहले इसको खत्म करेंगे, उसके बाद ये बाकी के कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है बच्चों। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, ये सब कॉन्सेंट्रेशन को बिलोंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को शो करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो हर एक फॉर्मूले को हम यहाँ पे एक फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। यहाँ पे मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी मतलब क्या, मोलैरिटी मतलब क्या, मोलैरिटी, मोलैरिटी ये हमेशा सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है, नॉर्मेलिटी हमेशा सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है, मोलैलिटी हमेशा सॉल्यूशन की यूज के लिए जाती है, पीपीएम, वेट बाय वेट, ये सब सॉल्यूशन के लिए होता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक मिक्सचर है सोलूट सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, यहाँ पे कैपिटल एम, कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोलूट, सोलूट के कितने मोल है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और यदि वो ml में ले रहे तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करो, ताकि वो ml वाला वॉल्यूम जो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं, n2 सोलूट के मोल, n2 डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर के अंदर, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इसका यूनिट हो जाएगा यहाँ पे मोल्स, मोल्स। अब ये वॉल्यूम लीटर के अंदर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पर लीटर, तो यहाँ पे इसको हम ऐसा भी मोल बोल सकते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, या इसको ऐसा भी बोला जाता है मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि एक लीटर जो होता है बच्चों लोग, वो एक लीटर होता है एक डीएम क्यूब के बराबर, एक लीटर एक डीएम क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप मोलैलिटी का कभी यूनिट आए तो मोल पर लीटर ये ध्यान में रखो, और मोल पर डीएम क्यूब भी ध्यान में रखो, तो दोनों भी यूनिट यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी यहाँ पे समझना है। अभी मोलैरिटी का यहाँ पे हम कैपिटल एम सिंबल यूज कर रहे हैं। अभी n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, n2 इज इक्वल टू क्या होता है W2 बाय M2, क्लियर है। और यहाँ पे वॉल्यूम यदि ml के अंदर ले तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इसके बाद कैलकुलेशन के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर यूज करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है पॉइंट, पॉइंट क्लियर है। वॉल्यूम ml के अंदर ले रहे, मास गिवन मास मोलर मास ये ग्राम के अंदर यहाँ ले रहे, यहाँ पे वो भी मेंशन करता हूँ कि ये ग्राम के अंदर हम ले रहे, ये ग्राम के अंदर ले, पॉइंट क्लियर। मोलैरिटी, मोलैरिटी, यम मतलब मोलैरिटी है, यहाँ पे मैं मोलैरिटी लिखता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये यम क्या है, दिस इज द मोलैरिटी, और ये मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट की जाती है। ठीक है, पहला कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको ऐसा निकालना है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखो ये पहली चीज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को समझना है तो एन फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। एन फैक्टर क्या होता है वो यहाँ पे आपको पता है अभी। नॉर्मेलिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, एन इज इक्वल टू क्या होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब मोलैरिटी क्या है वो यहाँ पे लिख के दिया है, तो यहाँ पे ऊपर वाला लिखा हुआ पार्ट यहाँ पे मोलैरिटी के अंदर डालो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मेलिटी निकल आएगी। नॉर्मेलिटी का दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ml के अंदर ले रहे, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। क्लियर है? पॉइंट पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे, नॉर्मेलिटी का तीसरा फॉर्मूला कौन बताएगा? नॉर्मेलिटी का तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे कौन बताएगा बच्चों लोग? यहाँ पे मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप बना सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालना है? जैसे कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को निकाला, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो उसका गिवन मास डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालना है? उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे निकल आएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकल आएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंस को यहाँ पे पुट करो, वॉल्यूम से डिवाइड करो, ml के अंदर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपकी निकल आएगी नॉर्मेलिटी। पॉइंट क्लियर है? तो ग्राम इक्विवेलेंस को निकालने का फॉर्मूला, जैसे मोल को निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को निकालने के लिए हमने क्या किया? गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड किया। वैसे ग्राम इक्विवेलेंस निकालने के लिए डिवाइड करना होता है इक्विवेलेंट वेट से। दोनों भी फॉर्मूले यहाँ पे एकदम सेम लग रहे हैं, गिवन मास, यहाँ पे भी गिवन मास, यहाँ पे मोलर मास है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंस निकल आएगा, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। पॉइंट क्लियर है बच्चों लोग? ठीक है, पॉइंट क्लियर है? देखो, यस सर। यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, ये जो दोनों जो टर्म है, ये दोनों टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है बच्चों लोग। ये दोनों जो टर्म है यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म के अंदर वॉल्यूम है बच्चों लोग। तो यदि दोनों टर्म के अंदर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ये जो है, वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर के हिसाब से ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाते हैं। इफ टेम्परेचर चेंज, देन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इज आल्सो चेंज। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों, टेम्परेचर चेंज भी करे तो भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, बट ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन विद टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि यहाँ पे जो है मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी घटेगी। बात समझ रहे आए? ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों लोग की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ये जो है इनके यूनिट को समझेंगे, यूनिट को, मोलैरिटी का यूनिट और नॉर्मेलिटी का यूनिट। यहाँ पे मोलैरिटी का यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इनके यूनिट को हम यहाँ पे समझेंगे, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट दोनों के भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर ये यूनिट हमें कंपलसरी लगते हैं। तो यहाँ पे मोलैरिटी जो होती है वो होती है मोल पर लीटर या मोल पर डीएमक्यू, मोल पर डीएमक्यू। बट यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी जो होती है वो ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय लीटर होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय डीएमक्यू। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं मोल पर डीएमक्यू, मोल पर
मोल पर dm3। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ग्राम इक्वलेंस या इक्वलेंस बोलो, खाली इक्वलेंस, इक्वलेंस, इक्वलेंस या ग्राम इक्वलेंस बोलो, ग्राम इक्विवेलेंस पर डीएम। तो ये वैल्यू यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके उसके अंदर पूरा मोल कंसेप्ट है, पूरा थोड़ा सा आगे का मोल कंसेप्ट है, थोड़ा सा आगे का मोल कंसेप्ट है, मतलब एडवांस मोल कंसेप्ट वहां पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वहां पे लगने वाला है, दोनों भी यूनिट वहां पे हम समझेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को आप एकदम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो, मान के चलो कि यहाँ पे 9.8 ग्राम आपका H2SO4 है। H2SO4 is dissolved in 500 ml water. Calculate molarity and normality. आपके पास 9.8 ग्राम का H2SO4 है, उसको 500 ml पानी के अंदर डाला हुआ है। तो कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे होना है देखो। अभी आपको करना क्या है देखो, अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखना है तो पहले गिवन लिखना पड़ेगा ना। गिवन क्या है यहाँ पे, सोलूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। अभी सोलूट यहाँ पे H2SO4 है, वो कितना ग्राम है, 9.8 ग्राम है। सॉल्वेंट कितना है, 500 ml है। तो जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया नहीं है, बट आपको लेना कितना है, जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप ये जो वैल्यू है वो आप आपके माइंड से पिकअप करो, क्योंकि ये आपको अलग से दी नहीं जाएगी कभी। ये आपने मन के अंदर ही यहाँ पे उसको पकड़ के चलो कि ये 500 ml है। तो सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। तो हमें मोलैरिटी का निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, W2/M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 500 ml है, तो 500 ml है, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे जो है सोलूट यहाँ पे H2SO4 है, तो इसको W2 बोलेंगे, W2 बोलेंगे। अब यहाँ पे H2SO4 है, तो उसका मोलर मास भी यहाँ पे हमें पता है। कितना मोलर मास आएगा बच्चों लोग, 98 ग्राम पर मोल। क्लियर है। तो W2 पता है, M2 पता है, तो मोलैरिटी यहाँ पे निकल सकते हैं कि नहीं। W2 कितना है, 9.8, मोलर मास कितना है, 98, वॉल्यूम कितना है, 500 ml सोल्यूशन का। तो ml है तो यहाँ पे 1000 लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1/10 आएगा, यहाँ पे 1/10 ऊपर 2, तो यहाँ पे 1/5 आएगा। यहाँ पे आपकी मोलैरिटी कितनी आएगी रे, मोलैरिटी कितनी आएगी, यहाँ पे आपका 0.2 इतना उसका मोलैरिटी आएगी। यहाँ पे आप मोल पर dm3 ऐसा यहाँ पे उसका आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आंसर, ये मोलैरिटी होगी H2SO4, ये H2SO4 की मोलैरिटी आ गई। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। मोलैरिटी के अंदर यहाँ पे आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी आ गई, किसकी मोलैरिटी है, H2SO4 की मोलैरिटी। तो फटाक सा स्क्रीनशॉट लेना बच्चों लोग, आगे हम नॉर्मेलिटी के लिए जाएंगे। यूनिट लिखना मत बोलो बच्चों, आपको कोई भी वैल्यू आपको लिखना है तो उसके साथ यूनिट होना कंपलसरी है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो उस आंसर का मतलब कोई नहीं होता है, एकदम जीरो हो जाता है, वो आंसर हमारे लिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे मोलैरिटी। अब फटाक सा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कितना है, H2SO4 जब टूटेगा उसका यहाँ पे 2H प्लस प्लस यहाँ पे SO4 माइनस। तो यहाँ पे ये जो 2H प्लस है वही हमारी एन फैक्टर है, दिस इज द एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर है। मोलैरिटी अभी अभी निकाली है 0.2, और उसको हम यहाँ पे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें 2, तो यहाँ पे आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.4। और इसका यूनिट लिखो ग्राम इक्वलेंस,
पर DMQ. तो दिस इज द नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी ये H2SO4 की नॉर्मेलिटी है, ये H2SO4 की नॉर्मेलिटी. तो यहाँ पे आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी कुछ इस तरह से. क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. तो और एक लेक्चर इसका रिवीजन लेंगे मंडे को, बट मंडे